हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों, हम शुरू कर रखे हैं आप करंट अफेयर्स की सीरीज़। तो जितना भी करंट अफेयर्स है 2022 2023 पूरे के पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले, क्रैक किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। तो क्या क्या मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है चीज़ें, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हुए हम जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि सिंगल लाइनर अब जाके पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या है कि आजकल एग्जामिनर वगैरह क्या कर रहे हैं ना कि उससे रिलेटेड चीज़ें दे देते हैं। तो हमें भी करना, हमें भी उसी तरह की तैयारी करनी है। हम पॉइंट तो पढ़ेंगे कि आज सिंगल लाइनर का बिल्कुल भी जमाना नहीं है, बिल्कुल भी मतलब उसमें कोई मज़ा नहीं है। आप सिंगल लाइनर पढ़ के जाएंगे वो लपेट देगा आपको। तो इसलिए हम थोड़ा सा डीपली पॉइंट भी उसके जानेंगे। और ये बाइलिंगुअल होने वाली इंग्लिश लिखा रहेगा हिंदी में, इससे आपकी जैसे एसएससी वगैरह है तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, उससे थोड़ा सा पढ़ने समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट ग्रेफीन, जो ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर है तो वो भारत का कहाँ बन रहा है। तो फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर आपका कहाँ बन रहा है, तो इंडिया फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर इज सेटअप इन केरला। तो इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पर बन रहा है ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, केरला में। रुपये ध्यान नहीं रखना है, 86 करोड़ के आसपास का है लगभग कोलेब्रेशन में। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोलेब्रेशन किसके साथ किया जा रहा है, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी के साथ। कौन सी डिजिटल यूनिवर्सिटी, कहाँ की है, केरला के साथ। इसके साथ कोलैब करके वो क्या करने वाले हैं, वो ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर बनाने वाले हैं एंड सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो सीमेंट के साथ कर रहे हैं और ड्यूके के साथ। तो ये जैसे पीसीएस वगैरह के जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि कोलैबोरेशन किसके साथ कर रहे हैं। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के साथ किया जा रहा है एंड किसके साथ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि दिस विल बी द फर्स्ट ग्रेफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेटर। तो ये इंडिया का जो है ना पहला ग्रेफीन रिसर्च आपका डेवलपमेंट इनक्यूबेटर है। तो भारत में पहली बार ये बना हुआ है। द प्रोजेक्ट हैड रिसीव अप्रूवल फ्रॉम इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड, तो जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको अप्रूवल किया गया है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो एक एक पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं, एक दिन में 10 के आसपास पॉइंट कंप्लीट करने हैं, इतना बहुत होता है करंट में। ठीक है, आगे हम देखेंगे फर्स्ट पैरा बैडमिंटन जो आपकी एकेडमी है वो कहाँ पर बनी है। तो जो आपकी फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया था, ये आपका किया गया है लखनऊ में। और ये इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है। ठीक है, अब पैरा बैडमिंटन का मतलब क्या है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको लेकर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और भारत का पहली जो देखो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो भारत में पहली बार हो रही है, दुनिया में पहली बार हो रही है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, दिस सेटअप विल इंप्रूव इंडियाज मेडल प्रोस्पेक्ट्स इन द ईयर 2024। और ये किसको देखकर, 2024 में जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं कहाँ पर होने वाले हैं इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें एक लीड और मिलती है कि 2024 की जो पैरा ओलंपिक है वो कहाँ होने वाले हैं। तो ये होने वाले हैं आपके फ्रांस में। कहाँ होने वाले हैं, फ्रांस स्टेडियम पेरिस में। तो फ्रांस स्टेडियम, स्टाडे डी फ्रांस स्टेडियम में होने वाले हैं। और कहाँ पर, पेरिस में। तो 2024 का जो आपका ओलंपिक होने वाला है, पैरा ओलंपिक, वो कहाँ होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है, पेरिस में। और कौन से स्टेडियम में होगा, तो स्टाडे डी फ्रांस स्टेडियम में। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि जो ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के, ये कहाँ होंगे। ठीक है, कमेंट करो इसको जल्दी से। आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है कि नेशनल स्टार्टअप डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डॉल्फिन डे जब सरकार ने घोषित किया था तो उसके बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था। तो नेशनल जो डॉल्फिन डे है इसको, ये कब मनाया जाता है, इसको कमेंट करके बताओ मुझे कि नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। आगे कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो इसको प्रमोट किया है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट 16 जनवरी नेशनल आपका स्टार्टअप डे। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। दिस डे हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एंड रीच द स्टार्टअप कल्चर टू द फार फ्लंग एरिया ऑफ इंडिया। तो मतलब सीधी बात है कि यहाँ पर स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है। देखो अब जमाना थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अब सरकारी नौकरियाँ तो ठीक है, पर्याप्त ही हैं, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो उनको क्या करना चाहिए, सब तो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ रह जाते हैं, किस्मत थोड़ा सा लक काम कर जाता है उनका। जिनका नहीं करता है तो वो क्या करेंगे। तो उनके लिए स्टार्टअप सरकार ने लॉन्च किया है कि मतलब आप स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का, छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप हो, सरकार उसमें मदद भी करती है और बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। तो अगला देखते हैं, द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये दुनिया में कौन से नंबर पे है। तो अगर एग्जाम में कभी आए कि स्टार्टअप के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है। किसमें, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे है स्टार्टअप के मामले में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो पहला कौन सा है, तो पहला आपका जो स्टार्टअप है वो कौन सा है, देश है वो आपका यूएस। ठीक है, सेकंड आपका कौन सा है कह सकते हैं, तो चाइना है। ठीक है, चाइना है। और तीसरा कौन सा आपका, भारत है।
तो दिस लॉन्च स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ इसको जनवरी 2016, ठीक है। इसको कब इनिशिएटिव शुरू किया गया था? 2016 में शुरू किया गया था स्टार्टअप इनिशिएटिव को। इसको भी ध्यान रखना है कि 2016, ठीक है। द बिगर आगे बात करते हैं, द बिगर फॉर्म ऑफ स्टार्टअप इज कॉल्ड यूनिकॉर्न। अब जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, बड़ी यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जो कंपनी 1 बिलियन, कितना 1 बिलियन जो आपका यूएस डॉलर है, तो 1 बिलियन यूएस डॉलर से अगर ऊपर कोई कंपनी चली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो अभी हाल में भारत की एक कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी कंपनी है। अगर आपने पढ़ रखा है तो पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है। तो ये हमारा हो गया नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे। और नेशनल स्टार्टअप जो इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2016 में शुरू किया गया था। और बिगर फॉर्म ऑफ जो स्टार्टअप हो जाते हैं उन्हें यूनिकॉर्न बोलते हैं हम, ठीक है। और ये प्रमोट करना है किसको? स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना है भारत में, ठीक है। आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है कि व्हाट इज अटल टनल। तो अटल टनल काफ़ी चर्चा में रही, तो अटल टनल के बारे में हम पढ़ेंगे। 9 फरवरी 2022 अटल टनल हैज़ बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल्स है ये। और कौन सी एल्टीट्यूड पर है? 10,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। कौन सी? अटल टनल। तो इसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उन्होंने नाम दर्ज कर लिया है। तो ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में जो रिकॉर्ड्स वगैरह बनते हैं वहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसके बारे में बोला गया है कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और हैवी ओवर एल्टीट्यूड पर है, किसने? 10,000 फीट की। द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इज अ यूके ऑर्गेनाइजेशन। अब द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड किसका ऑर्गेनाइजेशन है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट कैटलॉग एंड वेरीफाई ग्लोबल पैरानॉर्मल नॉर्मल रिकॉर्ड। तो ये दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी उनकी क्लियर करता है। तो अब इसकी लंबाई कितनी है ये ध्यान रखेंगे। 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है अटल टनल की, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है? इसको ये कनेक्ट करती है मनाली विद द लाहौल स्पीति वैली। तो मनाली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट किया जाता है। कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो अटल टनल के बारे में है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। इसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। किसको कनेक्ट कर रही है? तो मनाली से लेकर आपका लाहौल स्पीति को कनेक्ट कर रही है। और इसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है कहाँ की एजेंसी है? तो यूके की एजेंसी है ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम ना रहे भाई क्या क्या कर दे क्या ना कर दे, दिमाग घूम जाए उसका। तो सारी चीज़ें हमें तैयार करके ही चलना है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डेडिकेटेड टू टनल नेशन। अब प्रधानमंत्री ने इसको कब दिया, डेडिकेट किया? तो ये किया था आपका 2 अक्टूबर के बाद 2020 में। तो 2020 में इसको इस टनल को सरकार ने किसको देश को दे दिया था, डेडिकेट कर दिया था। दिस टनल कनेक्ट सेलोंग वैली नियर मनाली टू सिसु। अब ये कौन सी वैली को जोड़ रही है? तो सेलोंग वैली को जोड़ रही है जो मनाली के पास है, टू सिसु इन लाहौल। तो सेलोंग वैली को किससे जोड़ रही है? लाहौल से, सिसु से, ठीक है, जो कहाँ पर? लाहौल स्पीति में है। और सेलोंग वैली कहाँ पर? आपकी मनाली। तो देखो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि सेलोंग वैली कहाँ पर है, तो एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये मनाली में है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज अर्लियर नोन एज रोहतांग। इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इंडियाज़ बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी। तो भारत की सबसे बड़ी जो रेसलिंग एकेडमी है उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग एकेडमी एट किशनगंज। कहाँ पर है? किशनगंज। तो किशनगंज दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। और ये भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी है। तो किशनगंज इसका नाम ध्यान रखना है कहाँ पर। और दिल्ली में अधिकतर बहुत सारे पहलवान हैं। तो पहलवान निकलते हैं आपके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से हैं। तो अधिकतर पहलवान कहाँ से? इन्हीं क्षेत्र से निकलते हैं। तो दिल्ली में ही इसका क्या कर दिया गया है? इसको बनाया जा रहा है, सेटिंग अप ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट रेसलिंग एकेडमी एट किशनगंज, ठीक है। इट विल बी द बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी एंड विल बी एक्यूपाइड विद एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। बहुत सारे एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है। उत्तर प्रदेश एडॉप्टेड स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि मेडल वॉन बाय इंडिया इन रेसलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक में जो ओलंपिक की हिस्ट्री है उसमें भारत के कितने लोग हैं जिन्होंने मेडल लिए हैं। तो यहाँ पर 2020 तक का डेटा देखते हैं रेसलिंग में। तो केडी जादव, जो आपके केडी जादव हैं, सबसे पहले ब्रॉन्ज मेडल लिया गया था इनके द्वारा 1952 में रेसलिंग में। सेकंड नंबर पर हैं सुशील कुमार, जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ों से चर्चा में रहे हैं। तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल 2008 में लिया था। सुशील कुमार ने फिर से 2012 में सिल्वर मेडल लिया था। इसके बाद योगेश्वर दत्त हैं, इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, ठीक है। साक्षी मलिक है 2016 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। रवि दहिया है 2020 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें सिल्वर मेडल लिया था। और बजरंग पुनिया जो हैं इन्होंने 2020 के जो ओलंपिक हुए थे उनमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था, ठीक है। तो ये सारे रेसलिंग की हिस्ट्री है कि कितने रेसलर्स जो हैं इन्होंने ओलंपिक हिस्ट्री में क्या किया है, मेडल लिए हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने हैं अभी तक। तो केडी जादव सबसे पहले थे और बजरंग पुनिया भी लास्ट में हो रखे हैं। और सुशील कुमार ने 2 बार जीता हुआ है, योगेश्वर दत्त ने 1 बार जीता हुआ है। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज सिल्वर दोनों जीता है, बस गोल्ड नहीं जीत पाए थे। रवि दहिया सिल्वर हैं और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि फर्स्ट क्या है, हाँ हमारा क्या है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट टू ब्लेंड हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, किसमें, नेचुरल गैस सिस्टम में। तो इसको कर कौन रहा है, तो पहला प्रोजेक्ट चल रहा है किसका, हाइड्रोजन को ब्लेंड करने का नेचुरल गैस सिस्टम में। तो देखते हैं कौन कर रहा है, ये गेल कर रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर, इनका फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेल। तो इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉर्मली पता ही होगा सबको, ठीक है। हैज कमीशनड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन नेचुरल गैस सिस्टम एट इंदौर। और कहाँ पर ये सेटअप लगाया है गेल ने, तो गेल ने ये सेटअप लगाया आपका इंदौर में। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग हो रही है नेचुरल गैस सिस्टम में। तो हाइड्रोजन गैस सिस्टम है, ठीक है, तो हो रही कहाँ पर हो रही है, तो इंदौर में हो रही। कर कौन रहा है, तो गेल कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको सप्लाई कौन करके, इतना तो नहीं डीपली पढ़ना है कि अवंतिका गैस लिमिटेड इसको सप्लाई करने वाला जॉइंट वेंचर ऑफ गेल और किसका जॉइंट वेंचर है ये, बस इसको ध्यान रखना है कि गेल और एचपीसीएल ऑपरेट कर रहे हैं इसको इंदौर में। तो हाइड्रोजन का जो ब्लेंडिंग होने वाला है नेचुरल गैस सिस्टम में, ये कहाँ पर होने वाला है, तो इंदौर में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन कर रहा है, तो गेल कर रहा है। और किसके साथ, क्या कोलैबोरेशन किया गया है यहाँ पर, जॉइंट वेंचर किसके साथ है, तो एचपीसीएल के साथ है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट कोल मेथनॉल पायलट प्लांट। तो भारत का पहला कोल मेथनॉल जो पायलट प्लांट है ये कहाँ पर लगा है, तो यूनियन हैवी मिनिस्ट्री ने। अच्छा, मिनिस्ट्री का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यूनियन हैवी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स हैं इनका नाम महेंद्र नाथ पांडे है। तो कौन है यूनियन हैवी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, महेंद्र नाथ पांडे। तो इन्होंने डेडिकेट किया है क्या कि इंडिया का पहला कोल टू मेथनॉल, मतलब कोयले से मेथनॉल बनाना पायलट प्लांट जो है इसको 2022 में, ठीक है। अब इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाई भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भेल इसको बना रहा है, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में डाला जाता है। ध्यान रखो, सिंगल लाइनर भूल जाओ, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको सक्सेस होना है तो ध्यान रखो सिंगल लाइनर भूल जाना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि भारत का पहला जो कोल मेथनॉल प्लांट, कोयले से मेथनॉल बनाने का जो प्लांट है वो कौन लगा रहा है, तो भेल लगा रहा है, ठीक है। और ठीक है, और किसने इसका इनोवेशन किया, तो महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। आगे हम बात करते हैं इंडिजिनली डिजाइन डेवलप बाय इंस्टॉल बाय भेल के बारे में बताया गया है यहाँ पर। एंथ्रासाइट बिटुमिनस, अब कोयले के कितने टाइप्स होते हैं, तो कोयले के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो जल्दी से ये कमेंट करके बताओ कि सबसे बेहतरीन जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, सबसे बेहतरीन किस्म का कोयला कौन सा होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 4 प्रकार होते हैं कोयले के, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ देते हैं। तो यहाँ पर पहला मेथनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं मेट्रो स्टेशन नेम आफ्टर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जगन्नाथ जो है आपके जॉइंटली। अब यहाँ पर देखो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखना है यहाँ पर, जो क्या होने, प्रवीण जगन्नाथ है, इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जॉइंटली इनॉग्रेटेड द सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट इन मॉरिशस ऑन जनवरी। तो ड्यूरिंग द मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ अनाउंस द दैट आर मेजर मेट्रो स्टेशन इन मॉरिशस। तो महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, तो मॉरिशस में रखा गया है। इसको भी ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठा देंगे कि किस देश में महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है, तो ये आपका है मॉरिशस, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम मॉरिशस में रखा गया है। और प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के, ये हैं प्रवीण जगन्नाथ, ठीक। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक डाटा बैंक। तो भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसका नाम क्या है, एक्वेरियम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है आपका कर्नाटका ने, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एक्वेरियम, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एक्वेरियम इज एन इनिशिएटिव ऑफ अव्याक्राफ्ट। तो आइवा क्राफ्ट का है, ग्रुप वेंचर्स का, ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल स्टार्टअप ऑफ कंपनी। अ यूनिक इनोवेशन कंबाइंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी विद आईटी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च द एम ऑफ बेटर वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट करने के लिए शुरू किया गया इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव कैटलॉग ऑफ वाटर रिलेटेड डाटा फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशन सोर्स। तो मतलब ये है कि पानी को किस प्रकार से यूज़ किया जाए, किस प्रकार से बचत किया जाए, किस प्रकार सस्टेन तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, पानी को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, बस इसके बारे में इसको इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और आइवा क्राफ्ट जो एक ग्रुप वेंचर्स है, बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, उसने इसको शुरू किया है। कहाँ पर है, कर्नाटका में, और इसका नाम क्या है, एक्वेरियम। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उनको ही ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो एक्वेरियम का नाम ध्यान रखना है, जब भी एक्वेरियम का ध्यान आए तो आपको कर्नाटक का ध्यान आना चाहिए। और ये क्या है, पहला भारत का, क्योंकि पहला है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि अफ्रीका बोम्बा टेक्निक इन राजस्थान। तो अफ्रीका बोम्बा टेक्निक क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं कि भाई बोम्बा टेक्निक क्या है। तो अफ्रीका बोम्बा टेक्निक कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इसको किया जा रहा है केवलादेव नेशनल पार्क में। अब केवलादेव नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। अब अफ्रीकन बोम्बा टेक्निक है क्या, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इट वॉज यूज टू कैप्चर चीतल और स्पॉटेड डियर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पर बोम्बा टेक्निक किसके लिए यूज होता है, चीतल को पकड़ने के लिए। किसको, चीतल को। यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोम्बा तकनीकी क्या है। तो बोम्बा तकनीकी में क्या करते हैं वो
चीतल को पकड़ते हैं, ठीक है, स्पॉटेड डियर को पकड़ते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स पर, टाइगर रिजर्व पर। तो कहाँ पर, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व पर, जिससे कि क्या है कि इकोसिस्टम, जंगल का जो हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, वो बैलेंस रहे। तो बॉम्बा कैप्चरिंग टेक्निक इज वेरी पॉपुलर इन अफ्रीका इन विच एनिमल्स आर चेस्ड इनटू एन इंक्लोजर थ्रू अ फनल लाइक फेंस। तो वही फनल लाइक फेंस है, वहाँ से जब उन्हें भगाया जाता है, भगाने के बाद वो मतलब घुस जाते हैं फेंस के अंदर, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। बस यही अफ्रीकन बॉम्बा टेक्निक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अफ्रीकन बॉम्बा टेक्निक, तो इसमें चीतल को पकड़ा जाता है। तो केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क किसका वर्क प्लेस रहा है, डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो केवलादेव कहाँ पर है, केवलादेव आपका राजस्थान में है। और यही जो पक्षी पुरुष, जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, आप कह सकते हैं पक्षी पुरुष का, भारत का पक्षी पुरुष, तो ये सलीम अली को बोला जाता है। अच्छा, सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी वो कहाँ पर है, कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता हो। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है कि व्हाट इज़ नेशनल स्टार्टअप डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, नेशनल स्टार्टअप डे हमने पढ़ लिया है। आगे 16 जनवरी को मनाया जाता है, फिर से आया ये। और नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है, और जो बड़ी कंपनी हो जाती है उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। आगे हम देखते हैं अगला, इंडियाज़ फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज। तो इंडिया का पहला नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बन गया है, तो ये है आपका केरला, इंडियाज़ फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज। ये केरला गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान हैज़ डिक्लेयर्ड कुंबालंगी इज़ अ स्मॉल विलेज इन एर्नाकुलम। तो एक कुंबलंगी एक स्मॉल विलेज है एर्नाकुलम में, डिस्ट्रिक्ट में, जो भारत का पहला नैपकिन फ्री, अब देखो पहला है इसलिए और ज़्यादा ध्यान रखना है कि नैपकिन फ्री विलेज बन गया है। तो कौन सा है, कुंबलंगी, कहाँ पर है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के बारे में आप पता ही होगा कि पिनराई विजयन जो हैं वो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, केरला के हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। तो इंडिया का पहला नैपकिन विलेज कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, कुंबलंगी, ठीक है, स्मॉल विलेज ऑफ एर्नाकुलम। कहाँ पर पड़ता है, और एर्नाकुलम कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि दुर्गा ऑयल वेल। अब दुर्गा ऑयल वेल क्यों चर्चा में है, तो यहाँ पर देखते हैं कि केयर एनर्जी। अच्छा, केयर एनर्जी का नाम तो सबने सुना होगा कि यहाँ पर भारत के ऊपर एक वो किया गया था, इनके द्वारा केस चलाया गया था, ठीक है, टैक्स को लेकर। तो दुर्गा ऑयल वेल, केन एनर्जी और वेदांता ग्रुप कंपनी डिस्कवर्ड ऑयल इन बाड़मेर। तो दुर्गा ऑयल वेल कहाँ पर खोजा गया है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसको बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में खोजा गया है। और कौन कौन सी कंपनी है इसमें जॉइंट वेंचर है, तो केन ऑयल है और आपका वेदांता ग्रुप। द ऑयल वाज डिस्कवर्ड बाय केन ऑयल एंड गैस इन ब्लॉक दैट वाज अवॉर्डेड टू देम अंडर द ओपन एक्रेज जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है। अब इसके बारे में और आगे देख लेते हैं कुछ है क्या। वेदांता हैज़ 100% पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट इन द ब्लॉक, ठीक है। वेदांता का यहाँ पर पूरी तरीके से 100% पार्टिसिपेशन इंटरेस्टिंग है, वो निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। द डिस्कवरी इज द थर्ड सच डिस्कवरी रिपोर्टेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर क्या करती है, उसका नाम रखा गया है दुर्गा। तो केयर एनर्जी जो है ना खोजती है और वेदांता ग्रुप उसको निकालने का काम करता है, मतलब दोनों का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पर दुर्गा ऑयल वेल के बारे में बस इतनी जानकारी ध्यान रखना है। अभी हाल में खोजा गया जो ऑयल वेल है वो कहाँ पर, दुर्गा ऑयल वेल है कहाँ पर है, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान, नीवा। तो नीवा इंडिया फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंप्लीमेंट करने वाला नेशनल ई विधान, नीवा। तो नीवा के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे वाले एग्जाम में पूछे। तो नीवा को शुरू करने वाला नागालैंड है। अब इसमें है क्या, तो नीवा प्रोजेक्ट का जो एम है वो है ब्रिंग ऑल द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मतलब सारे के सारे जो लेजिस्लेचर हैं देश के उसको सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना। देयर बाय क्रिएटिंग ए मैसिव डेटा डिपॉजिटरी। मतलब इनका सीधा है कि ऑनलाइन डेटा, मतलब जितना भी लेजिस्लेचर का डेटा है, विधानसभा का डेटा है, विधान परिषद का डेटा है, मतलब विधानमंडल का जितना भी डेटा है वो सारा ऑनलाइन लेके आना, जिससे क्या है कि लोग भी उसको देख सकें और पूरी तरीके से इसको डिजिटलाइज किया जा सके। तो ऐसा करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है, तो ये है आपका नागालैंड। तो नेशनल ई विधान को लागू करने वाला कौन है, ये आपका नागालैंड प्रोजेक्ट शुरू किया है। और फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई कंट्री में टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस। पूरी तरीके से ये पेपरलेस हो गई है, यहाँ पर कुछ भी पेपर में नहीं होता है, पेपर वर्क नहीं होता, सब कुछ डिजिटली हो गया है। अब नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, नेफी रियो हैं, ठीक है। अभी हाल में चुनाव भी हुए थे, लेकिन इनको ही सब बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 नागालैंड इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अच्छा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जिसमें क्या है कि जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यहाँ पर, मतलब कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लोग बच्चे बहुत कम पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना यहाँ पर निगेटिव में है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नागालैंड भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका ग्रोथ रेट जो है निगेटिव है। अच्छा, एग्जाम में आजकल पैटर्न बन गया कि असेंबली सीट बहुत ज़्यादा पूछते, तो नागालैंड की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 60 है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आ गया है 100वां हर घर जल जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन बन गया है। तो सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसका नाम क्या है कि हर घर जल।
तो हर घर जल का मतलब है कि कोई भी देश में प्यासा ना रहे, सबके पास पानी हो, पीने का पानी हो। सरकार ने पूरा एम रखा था कि हम हर घर तक क्या पहुंचा देंगे, नल पहुंचा देंगे और नल के साथ ही हम जल पहुंचा देंगे। तो फरवरी 2022 में क्या हुआ था कि जल जीवन मिशन अचीव अनदर माइलस्टोन किया गया था। यहाँ पर क्या कि चंबा हैज़ द बिकम 10th, अब 100वां जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो कौन सा बना था, चंबा, जो आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट है वो 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जो नल से जल योजना है, जो हर घर जल योजना है, उसका 100वां जो आपका डिस्ट्रिक्ट बना था वो कौन था, चंबा। इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जल जीवन मिशन इज ऑन राइट ट्रैक टू फुलफिल द गवर्नमेंट रिसोल्व प्रोवाइडिंग टेप वाटर। अब किसके लिए शुरू किया गया है टेप वाटर, कि हर घर तक हमें टेप वाटर पहुंचाना है किसी भी हालत में, जिससे कि रूरल एरिया में लोगों को। और ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक का लक्ष्य। ध्यान रखना, लक्ष्य बहुत ज़्यादा एग्जाम में देते हैं कि 2024 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम टेप वाटर पहुँचा देंगे, कहाँ पर, रूरल एरिया में पहुँचा देंगे, ठीक है। और जिससे कि, और 100वां जिला कौन सा बन गया है, ये आपका बन गया है चंबा, ठीक है। एट दिस टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द मिशन ऑन अगस्त 2019 ओनली 3.23 करोड़, मतलब 17% आउट ऑफ 19.77 करोड़ हाउस होल्ड हैड टैप वाटर ऑफ कनेक्शन। मतलब बोल सकते हैं कि केवल 3.23 करोड़ लोगों के पास ही ये कनेक्शन था। आगे क्या करते हैं, नोट थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट। तो पहला जो था वो कौन सा था, बुरहानपुर। तो पहला सर्टिफाइड कौन बना था, बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में है। और अभी का जो 100वां बना है वो कौन सा बना है, वो बना है चंबा, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, तो हर घर में जल है किस राज्य में है, तो ये गोवा में है। तो ध्यान रखेंगे, तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला जिला कौन सा था हर घर जल का, ये बुरहानपुर था मध्य प्रदेश का। 100वां जिला कौन सा है, चंबा है हिमाचल प्रदेश का। और पहला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका गोवा। तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हमें बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। और हर घर में जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वो कब रखा है, 2024 का। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट एक ही हम कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि फर्स्ट कॉमर्शियल आगे कहाँ गया, तो फर्स्ट कॉमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। तो पहला कॉमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लग रहा है, तो ये भारत का पहला। देखो मैंने बोला ना कि फर्स्ट है, जो भी फर्स्ट है इनको ध्यान रखना है कि इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास जो बेस्ड प्लांट है खंडवा में लग रहा है। खंडवा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। इसको ध्यान रखना है। द प्लांट विल प्रोड्यूस 1 टन ऑफ हाइड्रोजन एवरी डे फ्रॉम 30 टन्स ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। तो 30 टन के जो बायोमास स्टॉक हैं उनको आप क्या करना है, उनको रिसाइकिल करके यहाँ पर बनने वाला है 1 टन हाइड्रोजन एवरी डे। तो बहुत अच्छा लक्ष्य है। सारी चीज़ें ध्यान रखो, इनको जानो। आगे बात करते हैं कि ये सेटअप करने वाला है बिजल ग्रीन एनर्जी। अब इसको कर कौन रहा है, तो ये जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में है, वटोमो एनर्जी कर रही है और बिजल ग्रीन एनर्जी के बीच में जॉइंट वेंचर है, ठीक है। बस इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि पहला कॉमर्शियल जो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है कहाँ बनना है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में बनना है। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि आप जब 30 टन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 30 टन जब वो जलाएंगे तो उसके बाद आपका 1 टन, जब 30 टन बायोमास जलाओगे तो 1 टन हाइड्रोजन निकल के आएगा पर डे का, ठीक। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉलेज बेस्ड। आगे हम बात करते हैं कि एशियाज फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट। तो एशिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगा है, तो बायो सीएनजी प्लांट जो एशिया का लगा, क्योंकि एशिया का भाई, और वो भी इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया को तो दुनिया उसी नज़र से देखती थी ना कि यार गरीब आदमी, ये सब सारी चीज़ें। तो जब एशिया में ही हम टॉप कर रहे हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो एशिया का पहला जो बायो सीएनजी प्लांट लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इंदौर मध्य प्रदेश। तो इंदौर जो है ना भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में भी है, तो इंदौर में ही ये प्लांट लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में हो रही हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर बन रहा है, तो ये आपका लॉन्च हुआ है गुजरात में। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है कि अब ये है कि दिस इनोवेशन सेंटर विल आइडेंटिफाई नर्चर एंड इनकरेज इनोवेशन। अब यहाँ पर इनोवेशन एबिलिटीज़ क्रिएट करना है, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर करना है, कि बच्चों को दिखाना है, बच्चों को सिखाना है कुछ नया और कुछ सोचें, जिससे कि क्या होगा। देखो देश को चलाने का काम मेनली जो आने वाली पीढ़ी है ना उसका होता है। अगर आप उनको उसी चीज़ में डाल देंगे, साइंस एंड टेक में डाल देंगे, इनोवेशंस में डाल देंगे, तो आने वाले समय में देश मतलब एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वही बात है कि इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो यही काम सरकार ने किया कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। और किसके साथ पार्टनरशिप की गई, तो यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की गई। इसको भी ध्यान रखना है कि हो सकता है एग्जाम में पॉइंट बना देते हैं, खासकर पीसीएस वगैरह में ये पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के साथ इनकी पार्टनरशिप की गई। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट निकल के आता है, कहाँ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू कैफ़े है वो कहाँ पर बन गया है, तो इग्लू कैफ़े ओपन हुआ है आपका गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में। तो दुनिया का लार्जेस्ट जो इग्लू कैफ़े है, इग्लू कैफ़े जानते हैं ना, इग्लू जो टुंडा प्रदेश होता है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। बर्फ़ में क्या करते हैं कि लोग उसका ही बना देते हैं सॉरी झोपड़ी जैसे बना देते हैं बर्फ़ की, और उसके अंदर अपने आप को मतलब प्रिजर्व करते हैं, मतलब रखते हैं जिससे कि ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। तो इग्लू कहाँ पर बनते हैं, बहुत बर्फीले प्रदेश में बनते हैं इग्लू।
एस्किमो वगैरह जनजातियाँ जो होती हैं वो इसके अंदर रहती हैं। तो गुलमर्ग में ये बन गया है और दुनिया का लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। द नेम ऑफ द कैफे इज स्नो ग्लू बिल्ड बाई वसीम शाह। इसको बनाया किसने है? तो वसीम शाह ने बनाया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अर्लियर द लार्जेस्ट, इससे पहले जो कैफ़े था वो कहाँ पर था? स्विट्जरलैंड था, लेकिन इसको हटाकर हमने क्या कर दिया है? अपना बना लिया। बस इतना ध्यान रखना। कौन सी जनजाति है जो इग्लू के अंदर रहती है? तो ये है आपकी एस्किमो। कौन सी जनजाति है? एस्किमो ट्राइब। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एस्किमो के बारे में पूछा भी गया है। तो एस्किमो जनजाति है वो इग्लू में रहती है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सलाम कोर्स। आर्टिफिशियल सलाम कोर्स किसने, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको बनाया कहाँ गया है? तो इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सलाम कोर्स जो बनाया गया है, ये बनाया गया भोपाल में। कहाँ बनाया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में बनाया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो सलाम कोर्स बनाया गया। अब मतलब सलाम कोर्स है क्या? तो एट प्रेजेंट देयर आर 2 नेचुरल कोर्सेज विच हैव बीन बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर नियर महेश्वर एंड होशंगाबाद प्लेयर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे बिग इवेंट के लिए बनाया जा रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो सके, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो सके। तो इसके लिए जो बनाने का जो स्टेडियम वगैरह कह सकते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, बड़े बड़े मैदान बनाए जा रहे हैं, इसको सलाम कोर्स बोला गया है। तो ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये भोपाल सिटी में बन रहा है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो एमपी में बहुत सारी जगह भी है, तो एमपी में बहुत सारी जगह भी है और खाली भी पड़ी रहती है, तो इसलिए उसको वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि आर्टिफिशियल जो आपका सलाम कोर्स कहाँ बन रहा है? भोपाल सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से हम डेली के डेली मेन पॉइंट खत्म कर रहे हैं और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बेसिक्स भी क्लियर कर रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर लगातार आप डेली ही पढ़ते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ ना कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से अलग कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी करंट हम खत्म करने वाले, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डेली का डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि जैसे ही हम पढ़ें वैसे ही हमें याद हो जाए। तो इस तरीके से हम लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।